हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केडी एकेडमी हिंदी साइट। वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तक इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो जाकर जरूर देखिए, वो आपकी बहुत काम आने वाली है। उससे आपके पेपर में बहुत मदद मिलने वाली है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो वह वीडियो आपको आसानी से मिल जाएंगे। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपका चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं फ्रेंड्स, अभी हमारी कहानियाँ चल रही हैं और कहानी में मैं आपको आज कराऊंगी कोसी का घटवार। और इससे पहले बहुत सारी कहानी अपलोड हो चुकी हैं फ्रेंड्स, आपके सिलेबस से संबंधित है जो। और ये कहानी जो है वो शेखर जोशी की है और ये कोसी का घटवार है जो आपके सिलेबस में है। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। ये कहानी जो है मैं आपको डिटेल में ही कराऊंगी और बीच में जैसे जैसे पात्र आते हैं आप उनको नोट करते जाइए कि इसमें कौन से पात्र आए हैं, और मैं भी बीच में आपको बताती जाऊंगी फ्रेंड्स। तो ये कहानी शुरू होती है। अभी खप्पर में 1/4 से भी अधिक गेहूं शेष था। खप्पर में हाथ डालकर उसने व्यर्थ ही उल्टा पलटा और चक्की के पाटों के विरुद्ध में फैले हुए आटे को झाड़कर एक ढेर बना दिया। बाहर आते आते उसने फिर एक बार और खप्पर में झांक कर देखा, जैसे यह जानने के लिए कि इतनी देर में कितनी पिसाई हो चुकी है। परंतु अंदर की मिकदार में कोई विशेष अंतर नहीं आया था। खसखस की ध्वनि के साथ अत्यंत धीमी गति से ऊपर का पाट चल रहा था। घट का प्रवेश द्वार बहुत कम ऊंचा था। खूब ऊंचे तक झुककर वह बाहर निकला। सर के बालों और बाहों पर से आटे की एक हल्की सफ़ेद परत बैठ गई थी। खंबे का सहारा लेकर वह बुदबुदाया, जा रसाला, सुबह से अब तक 10 पंसेरी भी नहीं हुआ। सूरज कहाँ का कहाँ चला आया है। कैसी अनहोनी बात अनहोनी तो है ही। जेठ बीत रहा है, आकाश में कहीं बादलों का नाम निशान ही नहीं। अन्य वर्षों अब तक लोगों की धान रोपाई पूरी हो जाती थी अन्य वर्षों में, पर इस साल नदी नाले सब सूख पड़े हैं। खेतों की सिंचाई तो दरकिनार, बीज की क्यारियां सूखी जा रही है। छोटे नाले गुलों की किनारे की घट महीनों से बंद है। कोसी के किनारे है कोसाई का यह घट। फ्रेंड्स, कहाँ पर है कोसाई का घट? कोसी के किनारे। पर इसकी भी चाल ऐसे कि लट्टू घोड़े की चाल को मात देती है। चक्की के निचले खंड में छिचर छिचर की आवाज़ के साथ पानी को काटती हुई मथानी चल रही थी। कितनी धीमी आवाज़! अच्छे खाते पीते ग्वालों के घर में दही की मथानी इससे ज़्यादा शोर करती है। इसी मथानी का वह शोर होता था कि आदमी को अपनी बात नहीं सुनाई देती। और अब तो भले नदी पार कोई बोले तो बात क्या यहाँ सुनाई दे जाए। छप 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 पुरानी फौजी पैंट को घुटनों तक मोड़ कर गुसाई, फ्रेंड्स करेक्टर का नाम है गुसाई, पानी की गुल के अंदर चलने लगा। कहीं कोई सुराख निकास हो तो बंद कर दे, एक बूंद पानी भी बाहर न जाए। बूंद बूंद की कीमत है। इन दिनों प्राह आधा फलांग चल कर वह बांध कर पहुंचा। नदी की पूरी चौड़ाई को घेर कर पानी का बहाव घट की गुल की ओर मोड़ दिया गया था। किनारे की मिट्टी घास लेकर उसने बांध में एक दो स्थान पर निकास बंद किया और फिर गुल के किनारे किनारे चलकर घट पर आ गया। अंदर जाकर उसने फिर पाटों के वृत्त में फैले हुए आटे को बुहार कर ढेरी में मिला दिया। खप्पर में अभी बहुत थोड़ा गेहूं शेष था। वह उठकर बाहर आया। दूर रास्ते पर एक आदमी सर पर पिसान रखे उसकी ओर जा रहा था। गुसाई ने उसकी सुविधा का ख्याल कर वहीं से आवाज़ दे दी, है हो यहाँ नंबर देर में आएगा। 2 दिन का पिसान अभी जमा है, ऊपर उमेद सिंह के घट में देख लो। उस व्यक्ति ने मुड़ने से पहले एक बार और प्रयत्न किया। खूब ऊंचे स्वर में पुकार कर वह बोला, जरूरी है जी, पहले हमारा नंबर लगा दोगे। गुसाई होठों ही होठों में मुस्कुराया। रसाला कैसे चीखता है जैसे घट की आवाज़ इतनी हो कि मैं सुन ना सकूं। कुछ कम ऊंची आवाज़ में उसने हाथ हिलाकर उत्तर दे दिया, यहाँ जरूरी का भी बाप रखा है जी, तुम ऊपर चले जाओ। वह आदमी लौट गया। मीहल की छाव में बैठकर गुसाई ने लकड़ी के जलते कुंदे को खोद कर चिलम सुलगाई और गुड़ गुड़ करता धुआं उड़ाता रहा। खसर के दाने गिराने वाली चिड़िया पाट पर टकरा रही थी। चिचर चिचर की आवाज़ के साथ मथानी पानी को काट रही थी और कहीं कोई आवाज़ नहीं। कोसी के बहाव में भी कोई ध्वनि नहीं। रेती पाथरों के बीच में टखने टखने पत्थर भी अपना सर उठाए आकाश को निहार रहे थे। दोपहरी ढलने पर भी इतनी तेज धूप, कहीं चिड़ैया भी नहीं बोलती, किसी प्राणी का अप्रिय स्वर नहीं। सूखी नदी के किनारे बैठा गोसाई सोचने लगा, क्यों उस व्यक्ति को लौटा दिया। लौट तो वह जाता ही। घट के अंदर टच पड़े पिसान के थैलों को देखकर 2-4 क्षण की बातचीत का आसरा ही होता।
कभी कभी गुसाई को यह अकेलापन काटने लगता है। सूखी नदी के किनारे का यह अकेलापन नहीं, जिंदगी भर साथ देने के लिए जो अकेलापन उसके द्वार पर धरना देकर बैठ गया है, वही जिसे अपना कह सके, ऐसे किसी प्राणी का स्वर उसके लिए नहीं। पालतू कुत्ते बिल्ली का स्वर भी नहीं। क्या ठिकाना ऐसे मालिक का, जिसका घर द्वार नहीं, बीवी बच्चे नहीं, खाने पीने का ठिकाना नहीं। घुटनों तक उठी हुई पुरानी फौजी पैंट के मोड़ को गुसाई ने खोला। गुल में चलते हुए थोड़ा भीग रहा गया था, पर इस गर्मी में उसे भीगी पैंट की ये शीतलता अच्छी लगी। पैंट की सलवटों को देख ठीक करते करते गुसाई ने हुक्के की नली से मुंह हटाया। उसके होठों में बाएं कोने पर हल्की सी मुस्कान उभर आई। बीती बातों की याद गुसाई सोचने लगा। इसी पैंट की बदौलत यह अकेलापन उसे मिला है। यदि नहीं, याद करने को मन नहीं करता। बहुत पुरानी बातें वह भूल गया है, पर हवालदार साहब की पैंट की बात उसे नहीं भूलती। ऐसी फौजी पैंट पहनकर हवालदार धर्म सिंह आया था। लॉन्ड्री की धुली नोकदार क्रिज वाली पैंट। वैसी ही पैंट पहनने की महत्वाकांक्षा लेकर गुसाई फौज में गया था, पर फौज से लौटा तो पैंट के साथ साथ जिंदगी का अकेलापन भी उसके साथ आ गया। पैंट के साथ और भी कितनी स्मृतियाँ संबंध है। इस बार की छुट्टियों की बात, कौन महीना? हाँ, बैसाख ही था। सर पर क्रास खुकरी के क्रेस्ट वाली काली किश्ती नुमा टोपी को तिरछा रखकर फौजी वर्दी वह पहली बार एनुअल लीव पर घर आया तो चीड़ वन की आग की तरह खबर इधर उधर फैल गई थी। बच्चे बूढ़े सभी उससे मिलने आए थे। चाचा का गोठ एकदम भर गया था। ठसाठस बिस्तर की नई एकदम साफ जगमग लाल नीली धारियों वाली दरी आंगन में बिछाई पड़ी थी। लोगों को बिठाने के लिए खूब याद है, आंगन का गोबर दरी में लग गया था। बच्चे बूढ़े सभी आए थे। सिर्फ चना गुड़ या हल्दानी के तम्बाकू का लोभ ही नहीं था। कल के शर्मीले गुसाई को इस नए रूप में देखने का कौतूहल भी था, पर गुसाई की आंखें उस भीड़ में जिसे खोज रही थी वह वहाँ नहीं थी। नाला पार के अपनी गांव से भैंस की कटिया को खोजने के बहाने दूसरे दिन लक्ष्मा आई थी। फ्रेंड्स, इसका कैरेक्टर है लक्ष्मा, गुसाई और लक्ष्मा। उस दिन उससे मिल ना सका। गांव की छोकरे ही गुसाई की जान को बवाल हो गए थे। बूढ़े नरसिंह प्रधान उन दिनों ठीक ही कहते थे। आजकल गुसाई को देखकर सोबनिया का लड़का भी अपनी फटी घेर की टोपी को तिरछी पहनने लग गया है। सोबनिया भी एक कैरेक्टर है फ्रेंड्स। दिन रात बिल्ली के बच्चों की तरह छोकरे उसके पीछे लगे रहते थे, सिगरेट बीड़ी या गपशप के लोभ में। एक दिन बड़ी मुश्किल से मौका मिला था उसे लक्ष्मा को पात पतेल के लिए जंगल जाते देखकर वह छोकरों उसे काकड़ के शिकार का बहाना बनाकर अकेले जंगल को चल दिया था। गांव की सीमा से बहुत दूर काफल के पेड़ के नीचे गुसाई के घुटने पर सर रखकर लेटी लेटी लक्ष्मा काफल खा रही थी। पके गदराए गहरे लाल लाल काफल। खेल खेल में काफलों की छीना झपटी करते गुसाई ने लक्ष्मा की मुट्ठी भींच दी थी। टप टप काफलों का गाढ़ा लाल रस उसकी पैंट पर गिर गया था। लक्ष्मा ने कहा था, इसे यहीं रख जाना, मेरी पूरी बाह की कुर्ती इसमें से निकल आएगी। वह खिलखिलाकर अपनी बात पर स्वयं ही हंस दी थी। पुरानी बात क्या कहा था गुसाई ने याद नहीं पड़ता। तेरे लिए मखमल की कुर्ती ला दूंगा मेरी सुआ, या कुछ ऐसा ही। पर लक्ष्मा को मखमल की कुर्ती किसने पहनाई होगी? पहाड़ी पार के रमुआ ने जो तूरी निशान लेकर उसे ब्याहने आया था, जिसके आगे पीछे भाई बहन नहीं, माई बाप नहीं, परदेश में बंदूक की नोक पर जान रखने वाले को छोकरी कैसे देते हैं हम? लक्ष्मा के बाप ने कहा था। उसका मन जानने के लिए गुसाई ने टेढ़े तिरछे बात चलवाई थी। उसी साल मगसीर की एक ठंडी उदास शाम को गुसाई के यूनिट के सिपाही किशन सिंह ने क्वार्टर मास्टर स्टोर के सामने खड़े खड़े उससे कहा था, हमारे गांव के राम सिंह ने जिद की, तभी छुट्टियां बढ़ानी पड़ी। 10 साल उसकी शादी थी। खूब अच्छी औरत मिली है यार, शक्ल सूरत भी खूब है, एकदम पटाखा, बड़ी हंसमुख है। तुमने तो देखा ही होगा, तुम्हारे गांव के नज़दीक की है। लक्ष्मा कुछ ऐसा ही नाम है। गुसाई को याद नहीं पड़ता कौन सा बहाना बनाकर वह किशन सिंह के पास चला आया था। किशन सिंह भी फ्रेंड्स एक करेक्टर है। अब तो 4 करेक्टर आ चुके हैं, गोसाई, लक्ष्मा, सोबनिया और किशन सिंह। उस दिन हमेशा आधा पैग लेने वाला गुसाई उस दिन पेशी करवाई थी। मलेरिया प्रिकॉशन ना करने की प्रिकॉशन फ्रेंड्स हिंदी में लिखा है ये। प्रिकॉशन ना करने के अपराध में सोचते सोचते गुसाई बुदबुदाया। रसाल एडजुटेंट। गुसाई सोचने लगा, उस साल
छुट्टियों में घर से विदा होने से एक दिन पहले वह मौका निकालकर लक्ष्मण से मिला था। गंगनाथ थज्जू की किस कसम, जैसा कुछ तुम कहोगे वैसा मैं वैसा ही करूंगी, आंखों में आंसू भरकर लक्ष्मण ने कहा था। वर्षों से वह सोचता आया है कभी लक्ष्मण से भेंट होगी तो वह अवश्य कहेगा कि वह गंगनाथ का जागर लगाकर, गंगनाथ फ्रेंड्स एक करेक्टर है, प्रायश्चित जरूर कर ले। देवी देवताओं की झूठी कस्में खाकर उसे नाराज करने से क्या लाभ, जिस पर भी गंगनाथ का कोप हुआ। गंगनाथ एक देवी देवता के स्वरूप का इन्होंने वर्णन किया इसमें। वह कभी फल फूल नहीं पाया, पर लक्ष्मण से कब भेंट होगी यह वह नहीं जानता। लड़कपन से सगी साथी नौकरी चाकरी के लिए मैदानों में चले गए हैं, गांव की ओर जाने का उसका मन नहीं होता। लक्ष्मण के बारे में किसी से पूछना उसे अच्छा नहीं लगता। जितने दिन नौकरी रही वह पलट कर अपने गांव नहीं आया। एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन का वॉलंटियरी ट्रांसफ़र लेने वालों की लिस्ट में नायक गुसाई सिंह का नाम ऊपर आता रहा, लगातार 15 साल तक। पिछले बैसाख में ही वह गांव लौटा। 15 साल बाद रिजर्व में आने पर काले बालों को लेकर गया था, खिचड़ी बाल लेकर लौटा। लक्ष्मण का हट उसे अकेला बना गया। आज इस अकेलेपन में कोई होता जिसे गुसाई अपनी ज़िंदगी की किताब पढ़कर सुनाता। शब्द शब्द अक्षर अक्षर कितना देखा, कितना सुना और कितना अनुभव किया है उसने। पर नदी किनारे यह तपती रेत, पंचक्की की खटर पटर और महल की छाया में ठंडी चिलम को निष्प्रयोजन गुड़गुड़ाता गुसाई, और चारों ओर अन्य कोई नहीं, एकदम निर्जन निस्तब्ध सुनसान। एकाएक गुसाई का ध्यान टूटा। सामने पहाड़ी के बीच की पगडंडी से सर पर बोझा लिए एक नारी आकृति उसी ओर चली आ रही थी। गुसाई ने सोचा वहीं से आवाज़ देकर उसे लौटा दे। कोसी ने चिकने काई लगे पत्थरों पर कठिनाई से चढ़कर उसे वहां तक आकर केवल निराश लौट जाने को क्यों वह बाध्य करे। दूर से चिल्ला चिल्लाकर पिसान स्वीकार करवाने के लोगों की आदत से वह तंग आ चुका था। इस कारण आवाज़ देने को उसका मन नहीं हुआ। वह आकृति अब तक पगडंडी छोड़कर नदी के मार्ग में आज पहुंची थी। चक्की की बदलती आवाज़ को पहचान कर गुसाई घट के अंदर चला गया। खप्पर का अनाज समाप्त हो चुका था। खप्पर में एक कम अन्न वाले थैले को उलटकर उसने अन्न का निकास रोकने के लिए काठ की चड़ियों को उल्टा कर दिया। किट किट का स्वर बंद हो गया। वह जल्दी जल्दी आटे को थैले में भरने लगा। घट के अंदर मथाने की चिचर चिचर की आवाज़ भी अपेक्षाकृत कम सुनाई दे रही थी। केवल चक्की ऊपर वाले पाट की घिसटती हुई घर घराहट का हल्का धीमा संगीत चल रहा था। तभी गुसाई ने सुना अपनी पीठ के पीछे घट के द्वार पर इस संगीत से भी मधुर एक नारी का कंठ स्वर, कब बारी आएगी जी, रात की रोटी के लिए भी घर में आटा नहीं है। सर पर पिसान रखे एक स्त्री उससे पूछ रही थी। गुसाई को उसका स्वर परिचित सा लगा। चौंक कर उसने पीछे मुड़कर देखा। कपड़े में पिसान ढीला बांधा होने के कारण बोझ का एक सिरा उसके मुख के आगे आ गया था। गुसाई उसे ठीक से नहीं देख पाया, लेकिन तब भी उसका मन जैसे आशंकित हो उठा। अपनी आशंका का समाधान करने के लिए बाहर आने को मुड़ा, लेकिन तभी फिर अंदर जाकर पिसान के थैले को इधर उधर रखने लगा। काठ की चिड़िया किटकिट बोल रही थी और उसी गति के साथ गुसाई को अपने हृदय की धड़कन का आभास हो रहा था। घट के छोटे कमरों में चारों ओर पिसे हुए अन्न का चूर्ण फैल रहा था, जो अब तक गुसाई के पूरे शरीर पर छा गया था। इस कृत्रिम सफेदी के कारण वह वृद्ध सा दिखाई दे रहा था। स्त्री ने उसे नहीं पहचाना। उसने दोबारा वे ही स्वर दोहराए। वह अब भी तेज धूप में बोझा सर पर रखे हुए गुसाई का उत्तर पाने को आतुर थी। शायद नकारात्मक उत्तर मिलने पर वह उल्टे पांव लौटकर किसी अन्य चक्की का सहारा लेती। दूसरी बार के प्रश्न को गुसाई न टाल पाया, उत्तर देना ही पड़ा। यहाँ पहले ही टीला लगा है, देर तो होगी ही, उसने दबे दबे स्वर में कह दिया। स्त्री ने किसी प्रकार की अनुनय विनय नहीं की। शाम के आटे का प्रबंध करने के लिए वह दूसरी चक्की का सहारा लेने को लौट पड़ी। गुसाई झुककर घर से बाहर निकला। मुड़ते समय स्त्री की एक झलक देखकर उसका संदेह विश्वास में बदल गया था। हताश सा वह कुछ क्षणों तक उसे जाते हुए देखता रहा, फिर अपने हाथों तथा सिर पर गिरे हुए आटे को झाड़कर एक दो कदम आगे बढ़ा। उसके अंदर की किसी अज्ञात शक्ति ने जैसे उसे वापस जाते हुए उस स्त्री को बुलाने को बाध्य कर दिया। आवाज़ देकर उसे बुला लेने को उसने मुंह खोला, परंतु आवाज़ न दे सका। एक झिझक, एक असमर्थता थी जो उसका मुंह बंद कर रही थी। वह स्त्री नदी तक पहुंच चुकी थी। गुसाई के अंतर में तीव्र उथल पुथल मच गई। इस बार आवेग इतना तीव्र था कि वह स्वयं को नहीं रोक पाया। लड़खड़ाती आवाज़ में उसने पुकारा, लक्ष्मण। घबराहट के कारण वह पूरे जोर से आवाज़ नहीं दे पाया था। स्त्री ने आवाज़ नहीं सुनी। इस बार गुसाई ने स्वस्थ होकर पुनः पुकारा, लक्ष्मण। लक्ष्मण ने पीछे मुड़कर देखा। मायके में उसे सभी इसी नाम से पुकारते थे। यह संबोधन उसके लिए स्वाभाविक था, परंतु उसे यह शंका याद यह थी कि चक्की वाला एक बार पिसान स्वीकार न करने पर भी दोबारा उसे बुला रहा है या केवल भ्रम हुआ है। उसने वहीं से पूछा, मुझे पुकार रहे हैं जी? गुसाई ने संयत स्वर में कहा, हाँ ले आ, हो जाएगा। लक्ष्मण क्षण भर रुकी और फिर घट की ओर लौट आई। अचानक साक्षात्कार होने का मौका न देने की इच्छा से गुसाई व्यस्तता का प्रदर्शन करता हुआ महल की छाया में चला गया। लक्ष्मण पिसान का थैला घट के अंदर रख आई।
बाहर निकलकर उसने जो आंचल की कोर से मुंह पोंछा, पीठ किए गुस्साए स्थान नहीं था। वह उसी ओर चलने लगी, गुस्साई की उदारता के कारण ऋणी सी होकर ही। जैसे उसने निकट आते आते कहा, तुम्हारे बाल बच्चे जीते रहे घटवार जी, बड़ा उपकार का काम कर दिया तुमने। ऊपर की घट में भी जाने कितनी देर में नंबर आता मिलता। आजाद संतति के प्रति दिए हुए आशीर्वचनों को गुस्साई ने मन ही मन विनोद के रूप में ग्रहण किया। इस कारण उसकी मानसिक उथल पुथल कुछ कम हो गई। लक्ष्मण उसकी ओर देखे। इससे पूर्व ही उसने कहा, जीते रहे तेरे बाल बच्चे लक्ष्मण, मायके कब आई? गुस्साई ने अंतर में घुमड़ती आंधी को रोककर यह प्रश्न इतने संयत स्वर में किया जैसे वह भी अन्य 10 आदमियों की तरह लक्ष्मण के लिए एक साधारण व्यक्ति हो। दाड़िम की छाया में पात पतेल झाड़ कर बैठते लक्ष्मण ने संकित दृष्टि से गुस्साई की ओर देखा। कोसी की सूखी धार अचानक जल प्रवाहित होकर बहने लगती तो भी लक्ष्मण को इतना आश्चर्य न होता जितना अपने स्थान से केवल 4 कदम की दूरी पर गुस्साई को इस रूप में देखने पर हुआ। विस्मय से आंखें फाड़ कर वह उसे देखे जा रही थी, जैसे अब भी उसे विश्वास न हो रहा हो कि जो व्यक्ति उसके सम्मुख बैठा है वह उसका पूर्व परिचित गुस्साई ही है। तुम जाने लक्ष्मण क्या कहना चाहती थी? शेष शब्द उसके कंठ में ही रह गए। हाँ, पिछले साल पलटन से लौट आया था, वक्त काटने के लिए यह घट लगवा लिया। गुस्साई ने ही पूछा, बाल बच्चे ठीक है? आंखें जमीन पर टिकाए गर्दन हिलाकर संकेत से ही उसने बच्चों की कुशलता की सूचना दे दी। जमीन पर गिरे एक दाड़िम के फूल को हाथों में लेकर लक्ष्मण उसकी पंखुड़ियों को एक एक कर उद्देश्य तोड़ने लगी और गुस्साई पतली सीख लेकर आग को कुदेरता रहा। बातों का क्रम बनाए रखने के लिए गुस्साई ने पूछा, तू अभी और कितने दिन मायके ठहरने वाली है? अब लक्ष्मण के लिए अपने को रोकना असंभव हो गया। टप 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 वह थर नीचा किए आंसू गिराने लगी। सिसकियों के साथ साथ उसके उठते गिरते कंधों को गुस्साई देखता रहा। उसे यह नहीं सूझ रहा था कि वह किन शब्दों में अपनी सहानुभूति प्रकट करे। इतनी देर बाद सहसा गुस्साई का ध्यान लक्ष्मण के शरीर की ओर गया। उसे गले में चरेयू सुहाग चिन्ह नहीं था। हत प्रभु सा गुस्साई उसे देखता रहा। अपनी व्यवहारिक अज्ञानता पर उसे बेहद झुंझलाहट हो रही थी। आज अचानक लक्ष्मण से भेंट हो जाने पर वह उन सब बातों को भूल गया जिन्हें वह कहना चाहता था। इन क्षणों में वह केवल मात्र श्रोता बनकर रह जाना चाहता था। गुस्साई की सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि पाकर लक्ष्मण आंसू पोंछती हुई अपना दुखड़ा रोने लगी। जिसका भगवान नहीं होता उसका कोई नहीं होता। जेठ जेठानी से किसी तरह पिंड छुड़ाकर यहाँ माँ की बीमारी में आई थी, वह भी मुझे छोड़कर चली गई। एक अभागा मुझे रोने को रह गया है, उसी के लिए जीना पड़ रहा है, नहीं तो पेट पर पत्थर बांध कर कहीं डूब मरती, जंजाल करता। यहाँ काका काकी के यहाँ साथ रह रही हूँ। गुस्साई ने पूछा, मुश्किल पड़ने पर कोई किसी का नहीं होता जी। बाबा की जायदाद पर उनकी आंखें लगी है, सोचते हैं कहीं मैं हक ना जमा लूँ। मैंने साफ साफ कह दिया, मुझे किसी का कुछ लेना देना नहीं। जंगलात का लीसा ढो ढोकर अपनी गुजर कर लूँगी, किसी की आंख का कांटा बनकर नहीं रहूँगी। गुस्साई ने किसी प्रकार की मौखिक संवेदना नहीं प्रकट की, केवल सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि से उसे देखता भर रह गया। दाड़िम के वेग से पीठ टिकार लक्ष्मण घुटने मोड़ कर बैठी थी। गुस्साई सोचने लगा, 15-16 साल किसी की जिंदगी में अंतर लाने के लिए कम नहीं होते। समय का ऐसा अंतराल लक्ष्मण के चेहरे पर भी एक छाप छोड़ गया था, पर उसे लगा उस छाप के नीचे वह आज भी 15 वर्ष पहले के लक्ष्मण को देख रहा है। कितनी तेज धूप है इस साल? लक्ष्मण का स्वर उसके कानों में पड़ा। प्रसंग बदलने के लिए ही लक्ष्मण ने यह बात जानबूझकर कही हो, और अचानक उसका ध्यान उस ओर चला गया जहाँ लक्ष्मण बैठी थी। दाड़िम की फैली फैली अध ढकी डालों से छन कर धूप उसके शरीर पर पड़ रही थी। सूरज की एक पतली किरण न जाने कब से लक्ष्मण के माथे पर गिरी हुई एक लट को सुनहरी रंगीनी में डुबा रही थी। गुस्साई एकटक उसे देखता रहा। दोपहर 2 बीत चुकी होगी। लक्ष्मण ने प्रश्न किया तो गुस्साई का ध्यान टूटा। हाँ, अब तो 2 बजने वाले होंगे। उसने कहा, उधर धूप लग रही हो तो इधर आ जा छाँव में। कहता हुआ गुस्साई एक जमाई लेकर अपने स्थान से उठ गया। नहीं, यही ठीक है, कहकर लक्ष्मण ने गुस्साई की ओर देखा, लेकिन वह अपनी बात कहने के लिए साथ ही दूसरी ओर देखने लगा था। घट में कुछ देर पहले डाला हुआ पिसान समाप्ति कर उसने पानी पिया और फिर पास ही एक बंजर घट के अंदर जाकर पीतल और अल्मुनियम के कुछ बर्तन लेकर आग के निकट लौट आया। आसपास पड़ी हुई सूखी लकड़ियों को बटोर कर उसने आग सुलगाई और एक कालिक पुती पटलोई में पानी रखकर जाते जाते लक्ष्मण की ओर मुँह कर कह दिया, चाय का टाइम भी हो रहा है, पानी उबल जाए तो पत्ती डाल देना, पुड़िया में पड़ी है। लक्ष्मण ने उत्तर नहीं दिया। वह उसे नदी की ओर जाने वाली पगडंडी पर जाता हुआ देखती रही। सड़क किनारे की दुकान से दूध लेकर लौटते लौटते गुस्साई को काफ़ी समय लग गया था। वापस आने पर उसने देखा एक 6-7 वर्ष का बच्चा लक्ष्मण की देह से सट कर बैठा हुआ है। बच्चे का परिचय देने की इच्छा से जैसे लक्ष्मण ने कहा, इस छोकरे को घड़ी भर के लिए भी चैन नहीं मिलता, जाने कैसे पूछता खोजता मेरी जान खाने को यहाँ भी पहुँच गया है। गुस्साई ने लक्ष्य किया कि बच्चा बार बार उसकी दृष्टि बचाकर माँ से किसी चीज़ के लिए जिद कर रहा है। एक बार झुझला कर लक्ष्मण ने उसे झिड़क दिया, चुप रह, अभी लौट कर घर जाएंगे, इतनी ही देर में क्यों मारा जा रहा है। चाय के पानी में दूध डालकर गुस्साई फिर उसी बंजर घट में गया। एक थाली में आटा लेकर वह गुल के किनारे बैठा बैठा उसे गूंथने लगा।
बेहर के पेड़ की ओर आते समय उसने साथ में दो एक बर्तन और ले लिए। लक्ष्मण ने बटलोई में दूध चीनी डालकर चाय तैयार कर ली थी। एक गिलास, एक एनिमल का मग और एक एल्युमिनियम के बेस्तीन में गुसाई ने चाय डालकर आपस में बांट ली और पत्थरों से बने बेढंगे चूल्हे के पास बैठकर रोटियां बनाने का उपक्रम करने लगा। हाथ का चाय का गिलास जमीन पर टिकाकर लक्ष्मण उठी। आटे की थाली अपनी ओर खिसकाकर उसने स्वयं रोटी पका देने की इच्छा ऐसी स्वयं प्रकट की कि गुसाई ना कह सका। वह खड़ा खड़ा उसे रोटी पकाते हुए देखता रहा। गोल गोल डिब्बिया सरी की रोटियां चूल्हे में खिलने लगी। वर्षों बाद गुसाई ने ऐसी रोटियां खाई देखी थी जो अनिश्चित आकार की फौजी लंगर की चपातियों या स्वयं उसके हाथ से बनी बेडोल रोटियों से एकदम भिन्न थी। आटे की लोई बनाते समय लक्ष्मण के छोटे छोटे हाथ बड़ी तेजी से घूम रहे थे। कलाई में पहने हुए चांदी के कड़े जब कभी आपस में टकरा जाते तो खन खन एक अत्यंत मधुर स्वर निकलता। चक्की के पाट पर टकराने वाली काठ की चिड़िया का स्वर कितना नीरस हो रहा सकता है, इसे गुसाई ने आज पहली बार अनुभव किया। किसी काम से बंजर घट की ओर गया और बड़ी देर तक खाली बर्तन डिब्बों को उठाता रखता रहा। वह लौट कर आया तो लक्ष्मण रोटी बनाकर बर्तनों को समेट चुकी थी और अब आटे में सने आंसू को धो रही थी। गुसाई ने बच्चे की ओर देखा। वह दोनों हाथों में चाय का मग थामे टकटकी लगाकर गुसाई को देखे जा रहा था। लक्ष्मण ने आग्रह के स्वर में कहा, चाय के साथ खानी हो तो खा लो, फिर ठंडी हो जाएगी। मैं तो अपनी टाइम से ही खाऊंगा। यह तो बच्चे के लिए स्पष्ट कहने में उसे झिझक महसूस हो रही थी, जैसे बच्चे के संबंध में चिंतित होने की उसकी चेष्टा अनधिकार हो। ना जी, वह तो अभी घर से खा कर ही आ रहा है। मैं रोटियां बनाकर रख कर आई थी। अत्यंत संकोच के साथ लक्ष्मण ने आपत्ति प्रकट कर दी। यूं ही कहती है, कहाँ रखी थी रोटियां घर में? बच्चे ने रुआसी आवाज में वास्तविक व्यक्ति की बातें सुन रहा था और रोटियों को देखकर उसका संयम ढीला पड़ रहा था। चुप, आंखें टेढ़े कर लक्ष्मण ने उसे डांट दिया। बच्चे के इस कथन से उसकी स्थिति हास्यास्पद हो गई थी। इस कारण लज्जा से उसका लज्जाल जिससे इसे कभी आग्रह करने पर भी बच्चा रोटियां लेने में संकोच करता रहा तो लक्ष्मण ने उसे झिड़क दिया। मर ले, अब ले, क्यों नहीं लेता? जहाँ जाएगा वहीं अपने लक्षण दिखाएगा। इससे पहले कि बच्चा रोना शुरू कर दे, गुसाई ने रोटियों के ऊपर एक टुकड़ा गुड़ का रख कर बच्चे के हाथों में दिया। भरी भरी आंखों से इस अनोखे मित्र को देखकर बच्चा चुपचाप रोटी खाने लगा और गुसाई कौतुक पूर्ण दृष्टि से उसके हिलते हुए होठों को देखता रहा। इस छोटे से प्रसंग के कारण वातावरण में एक तनाव सा आ गया था, जिसे गुसाई और लक्ष्मण दोनों ही अनुभव कर रहे थे। स्वयं भी एक रोटी को चाय में डुबोकर खाते खाते गुसाई ने जैसे इस तनाव को कम करने की कोशिश में ही मुस्कुरा कर कहा, लोग ठीक ही कहते हैं, औरत के हाथ की बनी रोटी में स्वाद ही दूसरा होता है। लक्ष्मण ने करुण दृष्टि से उसकी ओर देखा। गुसाई को हो कर खोखली हंसी हंस रहा था। कुछ साग सब्जी होती तो बेचारा एक आधी रोटी और खा लेता। गुसाई ने बच्चे की ओर देखकर अपनी व्यवस्था प्रकट की। ऐसा ही खाने पीने वाले की तकदीर लेकर पैदा हुआ होता तो मेरे भाग क्यों पड़ता? 2 दिन से घर में तेल नमक नहीं है। आज थोड़े पैसे मिले हैं, आज ले जाऊंगी कुछ सौदा। हाथ से अपनी जेब टटोलते हुए गुसाई ने संकोचपूर्ण स्वर में कहा। लक्ष्मण ने जिज्ञासा से उसकी ओर देखा। गुसाई ने जेब से एक नोट निकालकर उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, ले, काम चलाने के लिए यह रख ले, मेरे पास अभी और है। परसों दफ्तर से मनी आर्डर आया था। नहीं जी, काम तो चल रहा है, मैं इस मतलब से थोड़े कह रही थी, यह तो बात चली थी तो मैंने कहा। कहकर लक्ष्मण ने सहायता लेने से इनकार कर दिया। गुसाई को लक्ष्मण का व्यवहार अच्छा नहीं लगा। रूखी आवाज में बोला, तो तकलीफ के वक्त ही आदमी के काम आता है, तो बेकार है साला। कितना कमाया, कितना फूका अब हमने इस जिंदगी में, है कोई हिसाब? पर क्या फायदा, किसी के काम का नहीं आया। इसमें एहसान की क्या बात है? पैसा तो मिट्टी है रसाला, किसी के काम नहीं आया तो मिट्टी, एकदम मिट्टी। परंतु गुसाई के स्तर के बावजूद भी लक्ष्मण अड़ी रही। बच्चे के सर पर हाथ फेरते हुए उसने दार्शनिक गंभीरता से कहा, गंगनाथ दहीने रखे तो भले बुरे दिन निभ ही जाते हैं। पेट क्या क्या है, घट के कप्पर की तरह, जितना डालो कम हो जाए। अपने प्यारे पराए प्रेम से हंस बोलने तो बहुत है दिन काटने के लिए। गुसाई ने गौर से लक्ष्मण के मुख की ओर देखा। वर्षों पहले उठे हुए ज्वार और तूफान का वहाँ कोई छिन शेष नहीं था। अब वह सागर जैसे सीमाओं में बंद कर शांत हो चुका था। रुपया लेने के लिए लक्ष्मण से अधिक आग्रह करने का उसका साहस नहीं हुआ, पर गहरे असंतोष के कारण बुझा बुझा सा वह धीमी चाल से चलकर वहां से हट गया। सहसा उसकी चाल तेज हो गई और घट के अंदर जाकर उसने एक बार शंकित दृष्टि से बाहर की ओर देखा। लक्ष्मण उस ओर पीठ करके बैठ गई थी। उसने जल्दी जल्दी अपने निजी आटे के 3 से 2.5 सेर के करीब आटा निकालकर लक्ष्मण के आटे में मिला दिया और संतोष की एक सांस लेकर वह हाथ झाड़ता हुआ बाहर आकर बांध की ओर देखने लगा। ऊपर बांध पर किसी को घूमते हुए देखकर उसने हाँक दी। शायद खेत की सिंचाई के लिए कोई पानी तोड़ना चाहता था। बांध की ओर जाने से पहले वह एक बार लक्ष्मण के निकट गया। पिसान पीस जाने की सूचना उसे देकर वापस लौटते हुए फिर ठिठक कर खड़ा हो गया। मन की बात कहने से में जैसे उसे झिझक हो रही हो।
अटक अटक कर वह बोल रहा। लक्ष्मण लक्ष्मण ने सिर उठाया, चूक की माफ़ी मांग लेना। पूत परिवार वालों को देवी देवता के कोप से बचा रहना चाहिए। लक्ष्मण की बात सुनने के लिए वह नहीं रुका। पानी तोड़ने वाले खेतीहार से झगड़ा निपटा कर कुछ देर बाद लौटते हुए उसने देखा सामने वाले पहाड़ की पगडंडी पर सर पर आटा लिए लक्ष्मण अपने बच्चे के साथ धीरे धीरे चली जा रही थी। वह उन्हें पहाड़ी के मोड़ तक पहुंचने तक एक टकटकी बांधे देखता रहा। घट के अंदर काठ की चिड़िया अब भी किट किट आवाज़ कर रही थी। चक्की का पाट खिसर खिसर चल रहा था और मथाने की पानी काटने की आवाज़ आ रही थी और कहीं कोई स्वर नहीं, सब सुनसान निस्तंभ। तो ये थी कहानी फ्रेंड कोशिका गढ़वाल शेखर जोशी की, जो एक प्रेम कहानी थी। और फ्रेंड्स उम्मीद है ये कहानी आपको समझ में आई गई होगी। और इसके जो कुछ करेक्टर बता देती हूँ एक बार। तो फ्रेंड्स गोसाई गोसाई और लक्ष्मा, गोसाई, लक्ष्मा, ये इसकी मेन करेक्टर है फ्रेंड्स। और बाकी जो दो चार बीच में आए थे, सोमनिया था क्या और नाम देख लेना आप, जो मैंने बोले हैं उनका भी देख लेना। और फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और उम्मीद है ये कहानी आपको अच्छे से समझ में आई गई होगी और इसमें से जो भी पूछा जाए आप वो बता पाएंगे, जैसे भी क्वेश्चन आए आप कर पाएंगे फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स इतना कहना चाहूँगी, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हैं तो उनको लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, जिससे आपको सारे वीडियो आसानी से मिल जाए। ओके फ्रेंड्स बाय, तब तक के लिए, जब तक नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके।